हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सेल्फ DM शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द 7th वीडियो ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, द 4th लेसन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video, we have seen the quantitative measures of monetary policy, in which we have seen three measures: bank rate, repo rate and reverse repo rate, and stabilization under emergency situation. Today we will study the remaining quantitative measures of monetary policy. So without wasting time, let's start. So guys, in the last video, we were discussing about the quantitative tools of monetary policy. There are total 7 quantitative tools of monetary policy. Among them, we have seen 3 tools. Number 1, bank rate. Number 2, repo rate and reverse repo rate. And number 3, stabilization under emergency situation. Today we will start from the 4th tool, and that is कैश रिजर्व रेशियो। फ्रेंड्स, कैश रिजर्व रेशियो का डिस्कशन हमने इसी चैप्टर में, जब हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसके प्राइमरी फंक्शंस समझते हुए किया था, जिसमें जब हमने क्रेडिट क्रिएशन सीखा था उस वक्त कैश रिजर्व रेशियो का डिस्कशन हमने किया था। अंडर द RBI एक्ट 1934, ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विथ RBI, यानी कि RBI एक्ट 1934 के रूल के तहत हर एक कमर्शियल बैंक को RBI के द्वारा डिसाइडेड एक सर्टेन अमाउंट रिजर्व में रखनी है। कमर्शियल बैंक्स उनके पास आने वाली सारी की सारी डिपॉजिट को अपने कस्टमर्स को एज अ क्रेडिट या एज अ लोन नहीं दे सकती, उसे एक निश्चित अमाउंट एज अ रिजर्व अपने पास रखनी होती है। इसी अमाउंट को कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। इनिशियली CRR was decided to be 5% of demand deposits and 2% of time deposits, यानी शुरुआती तौर पर डिमांड डिपॉजिट्स का 5% और टाइम डिपॉजिट का 2% CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो रखना जरूरी था। अब आप सोच रहे होंगे ये डिमांड डिपॉजिट क्या है और टाइम डिपॉजिट क्या है। तो फ्रेंड्स, डिमांड डिपॉजिट आप समझ लीजिए, जो कस्टमर्स का सेविंग अकाउंट होता है वो डिमांड डिपॉजिट है, यानी कस्टमर जब चाहे तब अपने पैसों की डिमांड कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट्स में लोगों की जो भी डिपॉजिट्स होती है उसका 5% जितना बैंक को कैश रिजर्व रखना जरूरी था। और टाइम डिपॉजिट मतलब इसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है, उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही कस्टमर अपना पैसा लेने आ सकता है, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट या FD भी कहते हैं। सपोज आपने 5 साल की FD कराई है, तो नॉर्मल सिचुएशन में आप 5 साल से पहले बैंक में से अपना पैसा विड्रॉ करवाने जाने वाले नहीं हैं। तो ऐसी जो फिक्स डिपॉजिट की जो अमाउंट्स हैं उनमें कैश रिजर्व कम रखा जाता था, क्योंकि उसमें कस्टमर्स एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद ही आने वाले थे। तो ऐसी टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट का 2% कैश रिजर्व रेशियो रखा जाता था। इट वॉज वेरिएबल एज पर द रिक्वायरमेंट फेल्ट बाय RBI, यानी कैश रिजर्व रेशियो कितना रखा जाए इसका कोई फिक्स रूल या नियम नहीं है। RBI को अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसा ठीक लगता है उतना कैश रिजर्व रेशियो डिसाइड करती है। सिंस 1962, CRR is variable between 3% and 15% of the total deposits of individual banks, यानी 1962 से अगर देखा जाए तो CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो वो 3% से 15% के बीच ही रहा है। द CRR इज केप्ट हायर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आप समझते हैं फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सेस मनी का इकोनॉमी में आना रोकना होता है। तो RBI ऐसी सिचुएशन में CRR का रेट बढ़ा देती है, यानी अब कमर्शियल बैंक्स को पहले से भी ज़्यादा पैसा अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, और ज़्यादा पैसा रिजर्व रखने से
वो कस्टमर्स को लोन के रूप में कम पैसा दे पाती है, जिससे कम पैसा इकोनॉमी में आता है, लोगों की परचेस पावर रिड्यूस होती है और जिससे उनकी डिमांड भी कम होती है और डिमांड कम होने से प्राइस कम होता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अपोजिट जब डिप्रेशन का माहौल होता है तब CRR कम कर दिया जाता है, तो बैंक्स पहले से ज़्यादा पैसा एज अ लोन अपने कस्टमर्स को दे पाती हैं, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई का फ्लो बढ़ता है और डिप्रेशन की परिस्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता है। द फिफ्थ क्वांटिटेटिव टूल इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो which is known as SLR. Apart from and in addition to CRR, under the Banking Regulation Act 1949, all banks have to maintain equal to and not less than 25% of their total deposits, demands and time deposits in the form of cash, gold and government approved securities. गाइस, कैश रिजर्व के साथ साथ ये एक एडिशनल रिजर्व है जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत हर एक बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स, जिसमें डिमांड डिपॉजिट्स भी आ गई और टाइम डिपॉजिट्स भी आ गई, तो ऐसी टोटल डिपॉजिट्स का एटलीस्ट 25% कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में या गवर्नमेंट ने जिन्हें अप्रूव किया है ऐसी सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट करके रिजर्व रखना होता है। द हायर SLR डाइवर्ट्स बैंक फंड्स फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस टू अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी जब भी RBI SLR इंक्रीज करती है तो सारी कमर्शियल बैंक्स को मजबूर होकर अपना फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे वो अपने कस्टमर्स को लोन के रूप में ज़्यादा अमाउंट नहीं दे पाते। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन SLR इज़ इंक्रीज्ड। इन्फ्लेशन के टाइम पे RBI SLR बढ़ा देती है, जिससे कमर्शियल बैंक्स अपनी ज़्यादातर डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देती हैं और लोन के रूप में कस्टमर्स को कम पैसा दे पाती है, जिससे मार्केट में आने वाली एक्सेस मनी सप्लाई वो रिड्यूस होती है और लोगों की परचेस पावर रिड्यूस होती है, जिससे उनकी डिमांड घटती है और डिमांड कम होने से प्राइस कम होता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। हैंस इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय हायर SLR। सिक्स्थ टूल इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसे हम OMOs के नाम से भी जानते हैं। Open market operations refer to sale or purchase of government securities, bonds by the RBI in the open market। यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये एक ऐसा काम है जिसमें RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में खरीदती या बेचती हैं। एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन मनी सप्लाई डिक्रीजेज इन द इकोनॉमी, RBI purchases government securities. Because of that, money supply increases in the market, so the purchase power of people increases and their demand increases. By this, depression is controlled। यानी कि मंदी के समय में या डिप्रेशन के समय में इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है और मनी सप्लाई जितनी ज़्यादा कम होगी मंदी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो मंदी को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में या इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना ज़रूरी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में RBI कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हाई रेट पर परचेस करती हैं, जिससे कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आता है और कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा लोन सस्ते रेट्स पर कस्टमर्स को देती हैं, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है और मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने से लोगों की परचेस पावर इंक्रीज़ होती है, जिससे उनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है और डिप्रेशन कंट्रोल किया जा सकता है। एंड एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन RBI सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सो मनी सप्लाई डिक्रीजेज इन द इकोनॉमी एंड परचेस पावर
and demand of people reduces by this price decreases and inflation is controlled। और जब इन्फ्लेशन यानी बहुत ज़्यादा प्राइस राइज मार्केट में होता है तो उस महंगाई को और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक्स को सेल करती हैं और ऐसा करने से कमर्शियल बैंक्स की जो मनी सप्लाई है वो आरबीआई के पास आती है और कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स को ज़्यादा लोन नहीं दे पाती, जिसके कारण मार्केट में आने वाली एक्सेस मनी सप्लाई स्टॉप होती है और लोगों की परचेस पावर रिड्यूस होती है, जिससे लोगों की डिमांड कम होती है और डिमांड कम होने से प्राइस कम हो जाता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट यूज्ड इन इंडिया प्रायर टू 1991, यानी कि आप जानते हैं 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ही ओपन मार्केट ऑपरेशन नाम का टूल वो मॉनेटरी पॉलिसी में ऐड किया गया। तो 1991 से पहले आरबीआई इस टूल का यूज़ नहीं करती थी। एंड नाउ लास्ट द सेवंथ टूल, स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी आरबीआई के अकाउंट्स को फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी के बढ़ते या घटते झटकों से बचाने के लिए स्टेरिलाइजेशन की नीति। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटेंसी में आपने भी सीखा होगा कि बैलेंस शीट का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल या लायबिलिटी और एसेट साइड का टोटल बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेम ऐसे ही आरबीआई को भी अपनी बैलेंस शीट मेंटेन रखनी होती है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज की अमाउंट और इंडियन करेंसी इन दोनों का तालमेल बिठाना होता है। When there is excessive inflow of foreign exchange in India owing to trade and foreign investment, the RBI indulges in open market sale of government securities equal to the amount of inflow of foreign exchange। यानी कभी किसी रीज़न से, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से या ट्रेड से, फॉरेन करेंसी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो आरबीआई उतनी ही अमाउंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ओपन मार्केट में सेल करके अपना बैलेंस सेटल करती है। दिस इज़ डन टू कीप इट्स बैलेंस शीट अनचेंज्ड ओइंग टू एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ये इसलिए किया जाता है कि जिससे आरबीआई की बैलेंस शीट वो अनचेंज्ड रहे। आरबीआई बाइज गवर्नमेंट बॉन्ड्स इफ़ देयर इज़ एक्सेसिव आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी अगर किसी रीज़न से हमारी कंट्री में से फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाती है या फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बाहर चला जाता है, तो ऐसे केसेस में आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करती है, जिससे आरबीआई का पैसा भी बाहर जाता है और आरबीआई की बैलेंस शीट इक्वल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स that I have explained. If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। Goodbye.